हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRG स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे BPSC शिक्षक भर्ती, पर्यावरण और हम का चैप्टर नंबर 8 है, रास की जंग मलेरिया के संग। यदि उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। इनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। जीवों का वाहक होने का तात्पर्य यह होता है कि ये मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? मच्छर। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रास का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रास का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। आप देख पा रहे होंगे रॉस जी का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, रोनाल्ड रॉस। आगे देखते हैं। अब वो डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद उन्हें डॉक्टर बनकर भारत वापस आने का मौका मिला और उस समय यहाँ मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। कुनैन की पत्तियां ही एकमात्र इलाज थी। ध्यान में रखेंगे, जो मलेरिया की दवा बनाई जाती है वो कुनैन के वृक्ष की छाल से बनाई जाती थी। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है यह किसी को पता नहीं था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया के बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज़्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय के वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छर से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दें, नाली को ढक कर रखें ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप सके। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आपको भी इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब भी कहीं पर पानी अगर इकट्ठा हो तो पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। जो टायर होते हैं घरों में, नाली होते हैं, अगर नाली है तो उसको ढक करके रखें, ओपन में नहीं रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कौन कौन से पानी किस प्रकार से उससे हम बच सकते हैं मलेरिया या डेंगू से। आपको पता है जो डेंगू होता है वो मादा एंडीज के नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है, और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आगे देखते हैं। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही बोला, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना का विचार
करते हुए शुरू की कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उनमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। फिर उनकी उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़ करके उनके पेट और सूंड की चीर फाड़ करके उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्होंने कई लोगों के से सहयोग दिया, जिससे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज़ जिसका नाम था हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर राज से काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते। फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उनकी जांच करते। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पे चित्र बना है। लोगों को मच्छरदानी के अंदर सुला करके मच्छर डाल करके मच्छर से कटवाया जाता था। फिर उनकी खून की जांच करके चेक किया जाता था। मच्छर को काट करके उसके पेट को फाड़ करके उसके सूंड को चीर करके सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता था। और उसके बाद 10 साल बाद यहाँ पे 2 लोगों ने मदद की थी इस प्रकार से किया करने के लिए डॉक्टर की। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। साथ ही वे जिस मच्छर से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार राज की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनाफिलिस मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। ध्यान में रखेंगे, इस जो मादा एनाफिलिस का नाम एनाफिल का नाम आ रहा है, एनाफिलिस भी कहते हैं, एनाफिल भी कहते हैं। यही मच्छर है जो कि मलेरिया का वाहक होता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपके लिए भी यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मच्छर के पेट में उन्होंने मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनाफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। मलेरिया के रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता। तो उनको 16 साल के बाद ऐसी उपलब्धि हासिल हुई और उन्होंने जान पाया कि जो मादा एनाफिल मच्छर होते हैं उनके द्वारा ही मलेरिया एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचता है। कुछ सवालों की बारी है। यहाँ पे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या करेंगे। ध्यान में रखेंगे, ऊपर चित्र में दिखाया गया था। पानी को नहीं इकट्ठा होने देंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, जो नाले होते हैं उनको ढक कर रखेंगे और क्लोरीन की दवा होती है, एक मछली होती है, अगर मतलब तालाब वाला उसमें डाल करके मलेरिया के मच्छर को नष्ट कर देंगे। उनके जो बच्चे होते हैं उनको अंडे बच्चे को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे एक चित्र दिखाया जा रहा है कि शिक्षक के लिए यह पाठ सिर्फ एक खोज की कहानी के रूप में पढ़ा जाए, दी गई जानकारी रटवाने की कोशिश ना की जाए। ध्यान में रखेंगे, इसको रटवाना नहीं है, जानकारी को एक खोज के रूप में इसको पढ़ा जाना चाहिए। ये क्या है, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, यह एक सूक्ष्मदर्शी है। इसके द्वारा नंगी आँख से नहीं दिखाई देने वाली सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देखा जा सकता है। जो हम अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें की गई हैं, आइए देखते हैं। हवा के खेल। हवा का खेल में क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्या पानी में कागज़ डुबोकर उसे सुखा निकाल सकते हो। एक सामग्री की बात करते हैं, इसमें एक गिलास चाहिए, कागज़, पानी की से भरी बाल्टी या तसला ले लीजिए। आइए करके देखते हैं। एक गिलास में कांच, स्टील या पीतल का हो तो अच्छा है। एक कागज़ को मोड़कर ऐसा गोला बनाइए जो गिलास के नीचे
धंस कर फिर बैठ जाए। आप देख पा रहे होंगे चित्र में कैसे क्या करना है। गिलास में ऐसा गोला बनाइए जो गिलास में डाल देना है और एकदम पूरा उसके जो पेदी होता है उसमें जा कर के वो धंस करके बैठ जाता है नीचे साइड में। अब क्या करना है आपको चित्र के अनुसार, अब गिलास को उल्टा करके झटकार करके देखें कि कागज़ बाहर उसमें उसको क्या करना है, मोड़ के डाल लेना है। गोलाई बनाकर गिलास को पानी नीचे धंसा करके फिट कर देना है। अब गिलास को उल्टा करके झटकार कर देखें कि कागज़ तो बाहर तो नहीं आ रहा है। अब इस उल्टे गिलास को पानी से भरे हुए बाल्टी या बड़ा जो तसला है में सीधा नीचे की तरफ दबाइए, दबा कर ले जाइए और फिर निकाल लीजिए। देखिए क्या कागज़ भीगता है या नहीं। क्या एक गिलास से दूसरे गिलास में हवा को डाला जा सकता है? क्यों नहीं, कोशिश तो करके देखिए। सामग्री की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पानी को इसके अंदर गिलास को उल्टा करके वहाँ पे कागज़ को डाल दिया गया था और उसके बाद उसको डुबो करके अंदर ले जाया गया और फिर निकाला गया। तो उसमें देखेंगे तो ये जो हमारा गिलास के अंदर कागज़ होता है वो भीगता नहीं है। सामग्री की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल किया जा रहा है। उससे क्या सिद्ध होता है कि हवा के बारे में, हवा का खेल के बारे में जानकारी मिलती है कि खाली जो गिलास होते हैं उसके अंदर हवा रहती है। सेकंड एक और हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप करेंगे, एक और प्रैक्टिकल करने वाले हैं। क्या एक गिलास से दूसरे गिलास से हवा को डाला जा सकता है? क्यों नहीं, कोशिश तो करके देखिए। अभी आपको क्या करना है, एक गिलास से दूसरे गिलास में हवा डालना है। सामग्री इसमें क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जैसे 2 कांच के गिलास लेने हैं, एक बाल्टी लेनी है। बाल्टी जो है पारदर्शक होनी चाहिए यानी कांच की होनी चाहिए। प्रक्रिया की बात करते हैं, कांच के दोनों गिलासों में नेल पॉलिश से 1 और 2 अंकित करें। मतलब एक पॉलिश जो नंबर 1 गिलास है उस पर 1 लिखिए और दूसरे गिलास पे 2 लिखिए। किससे? नेल पॉलिश से। गिलास 1 में पानी भरें और बाल्टी के अंदर ले जाएं। गिलास 2 में उल्टा करके पानी के अंदर गिलास 1 के मुंह के ऊपर रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें। दोनों गिलास को धीरे धीरे उल्टे उसको उलट देना है आपको। ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। ऊपर वाले गिलास में हवा कहाँ गई? पारदर्शक वे चीज़ होती है जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक आदि जो चीज़ होती है जिसको हम आर पार देख सकते हो, वो मेरे पारदर्शक कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक गिलास आपको नीचे डुबा देना चाहिए था, फिर गिलास इसमें पानी भरा था, एक गिलास उल्टा करके लेके आना था, इसके ऊपर रख देना था, धीरे से पानी के अंदर ही दोनों गिलास को पलट देना था। आपने इस क्रियाकलाप को करके देखना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।